वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति, जिसे दुनिया का फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ फ्रांस की स्टोरी नहीं, बल्कि यह एक कहानी है आवाज़ उठाने की, अन्याय के खिलाफ लड़ने की और लोकतंत्रता की शुरुआत की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 के बीच लड़ा गया था। इसने दुनिया की सोच बदल दी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की हालत। क्रांति से पहले फ्रांस एक एब्सोल्यूटरी मोनार्ची था। मोनार्ची सिस्टम चलता था, मतलब राजा जो बोले वही कानून मानना पड़ता था। राजा के डिसीजन मतलब सबको मानना पड़ता था। राजा का डिसीजन पर कोई भी सवाल नहीं उठाते थे। कॉमन बिग प्रॉब्लम पावरलेस था, मतलब कॉमन पीपल जो थे वो पावरलेस थे। सब कुछ राजा ही डिसाइड करता था, क्या करना है, क्या रूल बनाना है, सब कुछ राजा ही डिसाइड करता था। उस टाइम फ्रांस का राजा लुई 16 थे। राजा और रानी शाही परिवार से बिलोंग करते थे। राजा और उसकी रानी मार्ली एंटिनो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। महंगी पार्टीज, बड़े बड़े महल, पैसों सिर्फ अपने कंफर्ट में खर्च करते थे, जबकि दूसरी तरफ आम लोग भूख से मर रहे थे। फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 ईस्ट्स में डिवाइडेड किए गए थे। फर्स्ट ईस्ट में चर्च वाले थे। चर्च के लोग टैक्स नहीं देते थे, ज़मीन और पैसे बहुत ज़्यादा थे। सेकेंड ईस्ट में थे नोबलिस्ट और अमीर लोग, राजा के क्लोज लोग, जमींदार और नोबल फैमिली से टैक्स नहीं देते थे, सब राइट इनके पास होते थे। थर्ड ईस्ट में कॉमन पीपल थे, फार्मर्स, लेबर्स, वर्कर्स, स्मॉल बिजनेसमैन। टोटल पॉपुलेशन थर्ड ईस्ट का 97% था। सबसे ज़्यादा टैक्स इसी क्लास के लोग देते थे, लेकिन कोई राइट्स नहीं था। यही गुस्सा पैदा हुआ। इकोनॉमिक क्रीज, पैसों की कमी। फ्रांस की इकोनॉमी बिल्कुल टूट चुकी थी। इसका मेन रीज़न था फ्रांस में अमेरिका रेवोल्यूशन हेल्प की, बहुत पैसा लगाया। राजा अननेसेसरी खर्चा, बैड टैक्स सिस्टम। फ्रांस ने पहले भी बहुत लड़ाई लड़ चुके थे, इसके वजह से उसके पास ज़्यादा पैसा बचा नहीं था। और राजा रानी लग्जरियस लाइफ जीने की वजह से शाही परिवार के खर्च भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए पैसा फालतू की चीज़ों में खर्च ज़्यादा होते थे, इसलिए पैसों की कमी हो गई फ्रांस में। रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, लेकिन टैक्स बढ़ते जा रहा था। ब्रेड क्रेज, रोटी की शॉर्टेज होने लगी, मतलब जो रोटी वहाँ को जो मिलती थी, आम जनता का जो ज़रूरी नीड्स थी वो भी पूरे नहीं होने लगी। ब्रेड फ्रांस का मेन फूड था। फ्रांस का जो मेन फूड था वो रोटी था, जो हर लोगों के लिए ज़रूरी होता है। वो इतनी महंगी हो गई थी कि आम लोग उसे खरीद नहीं पा रहे थे। उस टाइम मार्ली एल्टिनो ने बोली कि इफ़ दे डू नॉट हैव ए ब्रेड दे देम ईट केक, मतलब जिसके पास ब्रेड नहीं है वो केक कहाँ से खाएंगे, यही बोले। उस टाइम कुछ फिलोसफर्स आए जो जो सिर्फ उस टाइम कुछ फिलोसफर आए, फिलोसफर्स का असर हुआ उन पे। लोग सिर्फ भूखे नहीं थे, एजुकेटेड भी हो रहे थे। कुछ फेमस तीर्थंकर आए, कुछ फेमस सोचने वाले आए। जैन लॉक, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। लुसेस, पावर लोगों के पास होनी चाहिए, पावर को डिवाइड होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की अधिकार मिलनी चाहिए। ये कुछ फेमस थिंकर्स थे जो कि आइडिया दिए थे लोगों के दिमाग खोलने के लिए। तभी ईस्ट जनरल मीटिंग 1789 में बुलाई गई। लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए एक नया मीटिंग बुलाई, जिसका नाम था ईस्ट जनरल मीटिंग। हर स्टेट के एक वोट देना होता था। फर्स्ट और सेकंड ईस्ट में मिलकर थर्ड ईस्ट को हमेशा हरा देते थे। फर्स्ट और सेकंड वाले जो थे वो थर्ड ईस्ट को हमेशा हरा देते थे। थर्ड ईस्ट के लोग, हम सबसे ज़्यादा लोग हैं फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। और थर्ड ईस्ट के लोग बोलते थे कि जबकि हम 97% पॉपुलेशन है, फिर भी फर्स्ट और सेकंड ईस्ट वाले को हम लोग कोई वैल्यू हमें नहीं देता है, इसको अब रोकना पड़ेगा। तभी टेनिस कोर्ट ओथ आया। थर्ड ईस्ट ने मीटिंग छोड़ दी और एक जगह पर स्थापित ली, जब तक नई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगी हम अलग नहीं होंगे। यही एक ओपन रेवोल्यूशन दिया। बस्टाइल का पतन, 14 जुलाई 1789 को बस्टाइल का पतन कर दिया। बस्टाइल एक जेल थी जो राजा डिक्टेटरशिप का सिंबल थी। लोगों ने जेल पे अटैक कर दिया और बस्टाइल तोड़ दिया। आज भी 14 जुलाई फ्रांस में नेशनल डे है। नेशनल बस्टाइल डे मनाया जाता है इस 14 जुलाई को, यादगार बनाने के लिए। तभी डिक्लेरेशन ऑफ राइट, इसके बाद एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन और सिटीजन। इसमें लिखा गया सब लोग बराबर हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने के अधिकार है, इक्वल लॉ फॉर एवरीवन, सबके लिए एक ही कानून रहेगा, किस कोई प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बनी। राजा और रानी का अंत हो गया। राजा पर चार्ज लगा
देश के खिलाफ काम करने का, देशद्रोही का खिलाफ लगा, पब्लिक के दुश्मन बने रहने का आरोप लगा। 1793 में लुईस 16 को गोल्टन से मार दिया गया और मार्लिन इंटिनो को भी डेथ सेंटेंस मिला, उसको भी फांसी दे दिया गया। अब फ्रांस रिपब्लिकली बन चुकी थी, आज़ाद हो चुकी थी। रीजन ऑफ टेररिस्ट, इस फेज में पावर आई रिवोल्यूशनरीज के हाथ में। जो भी रिवोल्यूशनर के अगेंस्ट गया उसे सीधा गोल्टन के हजारों लोगों मार दिए जाते थे। मतलब जो भी रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ जाता था उसे लोग मार दिए जाते थे, उसके खिलाफ नहीं जाना रहता था। इस टाइम को कहा जाता था रीजन ऑफ टेरिस। डायरेक्टली का रूल, टेरिस के बाद नई गवर्नमेंट बनी लेकिन करप्शन बढ़ गई, गवर्नमेंट वीक हो गई, लोग फिर से अनहैप्पी हो गए क्योंकि पहले राजा को ख़त्म किया, उसके बाद फिर रीजन ऑफ टेरिटरी आ गए, जो कि इसमें भी आम जनता को अनहैप्पी ही मिल रही थी। उस टाइम नेपोलियन बोनापार्ट को राइज में आया। उस टाइम इससे ख़त्म करने के लिए, रीजन ऑफ टेरिटरीज को ख़त्म करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट को पावर में आना पड़ा। 1799 में एक स्ट्रॉन्ग लीडर आया, नेपोलियन बोनापार्ट आर्मी का पावरफुल जनरल था, उसने करप्ट करके पावर ले ली, यानी फ्रांस रिवॉल्यूशन का एंड माना जाता है। फ्रांस के इफेक्ट क्या हुआ? डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, किंग की पावर कम हो गई, इक्वलिटी और राइट्स का आइडिया फैला, दुनिया बाहर रिवॉल्यूशन हुआ, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम बना। कंक्लूजन क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को सिखा दिया पावरफुल हमेशा लोगों के हाथ में होनी चाहिए, सिर्फ राजा का नहीं। पावर हमेशा लोगों के हाथ में होना चाहिए, राजा के हाथ में नहीं। आज के डेमोक्रेसी सिस्टम के रूट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही है।